डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। आज हम 10th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 5 पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो हमारे सराउंडिंग्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स या फिर एटम्स पाए जाते हैं। और हम यदि सारे एटम्स को, जो डिफरेंट टाइप्स के एटम्स हैं, उनको एक साथ स्टडी करें तो उनमें काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। टोटल 118 एलिमेंट्स आज तक डिस्कवर किए जा चुके हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। और जिनमें से काफ़ी नेचुरल हैं, जो नेचर के अंदर पाए जाते हैं, कुछ मैन मेड भी हैं। लेकिन इतने सारे एटम्स को स्टडी करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए इनका क्लासिफिकेशन, इनका ऐसा वर्गीकरण किया जाता है ताकि इनको समझना, मेमोराइज करना और किसी दूसरे को समझाना या पढ़ाना आसान रहे। तो इस चैप्टर में मेनली हम जो क्लासिफिकेशन के अलग अलग प्रयास जो किए गए हैं, जो काफ़ी सारे साइंटिस्ट केमिस्ट्री से रिलेटेड ने काफ़ी प्रयास किए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ में इस चैप्टर में हम जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसके बारे में भी कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। ऑल एग्जिस्टिंग मैटर इन आवर सराउंडिंग इज मेड अप ऑफ बेसिक यूनिट्स नोन एज एलिमेंट्स। हम जितने भी मैटर और उसकी जो अलग अलग स्टेट्स हैं, जितनी हम हमारे सराउंडिंग्स में ऑब्जर्व करते हैं, सी करते हैं, टच करते हैं, तो वो सभी एक बेसिक यूनिट से मिलके बने होते हैं, जिसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। और एलिमेंट्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम्स। एक ही टाइप के जब एटम्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एलिमेंट्स बनाते हैं, जबकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स जब किसी कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं तो वो कंपाउंड कहलाते हैं। इनिशियली इन 1800, 1800 की शुरुआत में केवल 31 जो एलिमेंट्स हैं वो खोजे गए थे। और जैसे जैसे डिस्कवरी आगे बढ़ती गई, कुछ एडवांसमेंट आती गई टेक्नोलॉजी में, 1865 आते आते हमने लगभग 63 एलिमेंट्स को डिस्कवर कर लिया था। दिस क्रिएटेड द नीड फॉर द पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। और इतने सारे टाइप्स के जो एलिमेंट्स थे उनको समझना, पढ़ना, मेमोराइज करना, किसी को समझाना ताकि उसको आसान बनाया जा सके। तो उसके लिए पीरियडिक क्लासिफिकेशन मीन्स उनको एक ऐसे ग्रुप वाइज उनको अरेंज करने की ज़रूरत पड़ी ताकि उनको हम आसानी से किसी भी तरीके से कोरिलेट कर पाएँ, चाहे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी हो, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो। प्रेजेंटली देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन टू अस। अब तक लगभग 118 एलिमेंट्स हम खोज चुके हैं। आउट ऑफ दीज 118 केमिकल एलिमेंट्स, इन 118 केमिकल एलिमेंट्स में ज़्यादातर नेचुरल हैं, नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं। और उनमें से कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो मैन मेड हैं। अबाउट 92-93 एलिमेंट्स नेचुरल हैं, जबकि जो रिमेनिंग्स हैं वो मैन मेड हैं और ह्यूमन ने ही उनको किसी न किसी कम्बिनेशन के टू एटम्स को कंबाइन करके या फिर किसी बड़े एटम को छोड़ के छोटे एटम्स जैसे बनाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं खासकर, इस तरीके से उनको फॉर्म किया है। तो इंडेक्स है जो मेन हॉट टॉपिक्स रहेंगे इस चैप्टर के, वो हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। उसमें रहेंगे अर्लियर अटैम्प्ट्स, पुराने टाइम में जो एक क्लासिफिकेशन में अपना योगदान दिया था। कुछ साइंटिस्ट थे जैसे डोबर्नियर ट्राइड्स, डोबर्नियर के त्रियक के नियम, और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड का अष्टक नियम, जो सबसे पहले एक एक पेव हम बोल सकते हैं, जो एक नींव रखी थी कि किस प्रकार से एलिमेंट्स की क्लासिफाई किया जा सके। उसके बाद मेंडलीव पीरियडिक टेबल भी हम इस चैप्टर में अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे। और मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो मेन टॉपिक रहेगा, जिसमें ही हम कंप्लीट समझेंगे कि किस प्रकार से एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे अरेंज किया जाता है। ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल्स भी हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे एटॉमिक साइज है, मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हैं, बेसिक एसिडिक कैरेक्टर्स हैं, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो ये देखेंगे कि अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप किस टाइप से वो चेंज होती हैं, कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होती हैं, वो भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो जो पीरियडिक टेबल है, जो ये चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसमें हम मेनली टू टाइप से ये चैप्टर रहेगा, टू पार्ट्स में रहेगा, जिसमें हम डेवलपमेंट्स
देखेंगे डेवलपमेंट्स में, जैसे डोबनियर है, न्यूलैंड्स हैं और मेंडलीव है, मोजले हैं। मोजले ने जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है इन्हीं का एक लॉ दिया था, मॉडर्न पीरियडिक लॉ जिसको बोला जाता है। और ये अलग अलग सन में अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी जो कंट्रीब्यूशन है वो दी थी, ताकि जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन है उसको अच्छे ढंग से किया जा सके। डोबनियर ने ट्राइड दिया था 1700 के आसपास। 1864 में न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आए थे। उसके बाद मेंडलीव ने 1869 के अंदर एक पीरियडिक टेबल दी थी जिसको मेंडली पीरियडिक टेबल के नाम से जाना जाता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और मोजले ने मेनली ये बताया था कि जो भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एलिमेंट की, वो उसके एटॉमिक नंबर पे ही डिपेंड करती हैं। इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट थे या केमिस्ट हम बोल सकते हैं, उन्होंने बताया था कि जो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एलिमेंट की, वो उसका एटॉमिक मास की वजह से होती हैं, ना कि एटॉमिक नंबर की वजह से। तो वही एक जो गलती है पहले केमिस्ट कर रहे थे, जो बाद में मोजले ने उसको इम्प्रूव किया था। और क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि जब भी एलिमेंट्स को हम पढ़ते हैं पीरियडिक टेबल में, उनको दो टाइप से क्लासिफाई किया जाता है। लोकेशन के बेस पे, लोकेशन उनके ग्रुप्स और पीरियड्स के बेस पे देखी जाती हैं। और मेनली जो एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप वाइज डिसाइड किए जाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप नंबर 3 से 12 तक चलते हैं। जब हम मॉडर्न पीरियडिक टेबल देखेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा डिस्कस रहेगा इसके बारे में। और इसी टाइप से कुछ एलिमेंट्स हैं 1 to 1 एंड सेकेंड ग्रुप और 13 to 18 ग्रुप्स, इनको हम एक्टिव एलिमेंट्स बोला जाता है। और इन्हीं में से फर्स्ट नंबर जो ग्रुप है उसको एल्कलाइन, जो फर्स्ट नंबर ग्रुप है उसको एल्कली मेटल्स बोला जाता है, सेकंड नंबर ग्रुप्स को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला जाता है। तो इसी में जो 13 to 18 नंबर ग्रुप्स होते हैं, इन्हीं में हेलोजन 17 ग्रुप्स में आ जाता है और 18 ग्रुप में नोबल गैसेज आती हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इनर एंड नॉर्मल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाती हैं, ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में एक्टिनोड एंड लैंथेनोड आते हैं। और इन्हीं का एक ओवरव्यू हम जब मॉडर्न पीरियडिक टेबल में देखेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं। और प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे जो मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं और मेटलॉइड हैं, यही मेनली 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो डिस्कस किए जाते हैं जब भी हम पीरियडिक क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जो डोबनियर है, डोबनियर, उनके ट्राइड को पढ़ते हैं। डोबनियर ने जो त्रियक का नियम दिया था, जॉन डोबनियर ए जर्मन केमिस्ट अरेंज्ड सर्टेन एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज बोथ फिजिकल एंड केमिकल इन ग्रुप्स ऑफ 3 कॉल्ड ट्राइड्स। जॉन डोबनियर जो कि एक जर्मन केमिस्ट थे, जर्मनी देश के रसायन विशेषज्ञ थे, उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को इस तरीके से रेंज किया ताकि उनकी जो सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं उस हिसाब से रेंज किया था। फिजिकल और केमिकल दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज उन्होंने ऑब्जर्व की। फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन हम जो ऑब्जर्व करते हैं किसी भी एलिमेंट्स को, बाहर से वो कैसा दिखाई देता है या फिर उसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, उसकी स्टेट्स कैसी हैं, उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखा जाता है। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज में वो रिएक्शन कैसे करता है, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन है, वाटर के साथ कैसे रिएक्शन है, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। तो उन्होंने जो ग्रुप्स बनाए थे वो 3 एलिमेंट्स के थे, इसलिए उनको ट्राइड्स नाम दिया गया। उसके बाद द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट वाज द एटॉमिक मासेज, और जो डोबनियर ने मेन प्रॉपर्टीज का जो बेस माना था वो एटॉमिक मास माना गया था। इन ए पार्टिकुलर ट्राइड्स द एलिमेंट्स वर अरेंज्ड, जो एलिमेंट्स जैसे हमने यहाँ पे ज्यूम किया है ABC एलिमेंट्स हैं, उनको जब हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज के बेस पे अरेंज करते हैं, एंड देन द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल, जो इनमें से मिडल है जैसे B एलिमेंट है, उसका जो एटॉमिक मास है वो किसके बराबर रहेगा, मीन्स और द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेज ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट्स, वी कैन से A एंड C। A और C एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मास है हम जब उनका मीन निकालते हैं तो उससे ही हम जो मिडल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास है वो पता कर सकते हैं। एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट B, जैसे फार्मूला क्या बनेगा, जो एटॉमिक मास है B का वो कैसे निकाल सकते हैं, 1/2 एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट A प्लस एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट C। तो यही हम मीन या एवरेज बोला जाता है, जो ऊपर स्टेटमेंट थी उसी का एक मैथमेटिकली इक्वेशन दी गई है। दीज ट्राइड्स
आर पॉपुलरली नोन एज डोबनियर ट्राइड्स। और जो ऐसे एलिमेंट्स, हम एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में, तीन तीन के जो एलिमेंट्स के जो ग्रुप बनाए गए हैं, इन्हीं को डोबनियर ट्राइड्स के नाम से जाना जाता है। लिमिटेशंस क्या थी डोबनियर ट्राइड्स की? ही कुड नॉट अरेंज ऑल द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम इनटू ट्राइड्स। उस टाइम जितने भी एलिमेंट्स खोजे गए थे, उस टाइम तक जो ट्राइड्स सब पे लागू नहीं होता था, कुछ ही एलिमेंट्स के ऊपर जो ट्राइड्स का नियम है वो हालांकि काम भी करता था, लेकिन काफ़ी सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जिन पे ये ट्राइड्स रूल फॉलो नहीं होता था। ही कुड आइडेंटिफाई ऑल थ्री सच ट्राइड्स दैट हैव बीन मेंशन्ड। तो हम थ्री ट्राइड्स को पढ़ेंगे और वहाँ से समझेंगे कि जो मेन पॉइंट्स क्या थे डोबनियर ट्राइड्स के, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर शो की जाती हैं इसके ट्राइड्स के द्वारा। तो ट्राइड ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, यही हमारा सबसे फर्स्ट ग्रुप जब हम मॉडर्न पीरियडिक टेबल में पढ़ेंगे उसी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। दीज एलिमेंट्स आर नोन एज एल्कली मेटल्स। और फर्स्ट ग्रुप जो है मॉडर्न पीरियडिक टेबल का, उसको एल्कली मेटल्स बोला जाता है क्योंकि ये बेसिक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। एल्कली मीन्स बेस। एंड आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज। और इन एलिमेंट्स को जब इनके एटॉमिक मास के बेस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया, तो जैसे हम देख सकते हैं लिथियम 6.9 है एटॉमिक मास, सोडियम 23, पोटेशियम 39। और जब हम मीन वैल्यू निकालते हैं लिथियम एंड पोटेशियम के एटॉमिक मासेज की, तो वहां से हम सोडियम का एटॉमिक मास है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फिजिकल कुछ प्रॉपर्टीज थी जो ये तीनों एलिमेंट्स एक जैसे शो करते थे। और वो प्रॉपर्टीज क्या थी? ऑल द एलिमेंट्स आर मेटल्स। ये जितने भी एलिमेंट्स लिए गए हैं तीनों ये मेटल्स हैं। ऑल ऑफ देम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म soluble hydroxide known as alkalis and evolve hydrogen gas. For example, 2Na plus 2H2O arrow 2NaOH plus H2। तो जितने भी एलिमेंट्स थे, सोडियम है, जैसे लिथियम है, पोटेशियम है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस है उसको लिबरेट करते थे। और जो ये NaOH बनता है ये एक बेस का काम करता है। ऑल ऑफ देम आर मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट मीन्स सिंगल वैलेंसी। तो जब ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं तीनों एटम या तीनों एलिमेंट, तो इनकी वैलेंसी में सब 1 रहती है। विच मीन्स दैट दे एग्जिबिट्स वैलेंसी ऑफ 1 इन दियर कंपाउंड। वही मीन्स है इसका कि जब भी ये किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करते हैं तो 1 वैलेंसी के साथ कंपाउंड बनाते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट ट्राइड है वो है कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। जो ये तीनों एलिमेंट्स हैं ये भी एक ट्राइड में आते हैं और इनके हम एटॉमिक मास देख सकते हैं। कैल्शियम 40.1 है, स्ट्रोंटियम 87.6 है और बेरियम 137.3 एटॉमिक मास यूनिट इनका एटॉमिक मास होता है। दीज एलिमेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द सेम ट्राइड्स एंड नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये तीनों एलिमेंट्स हैं एक ही ट्राइड में से बिलोंग करते हैं और इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर अर्थ क्रस्ट में ही मिलते हैं। अर्थ क्रस्ट मीन्स जो सबसे अपर लेयर होती है अर्थ की, वहाँ पे पाए जाते हैं। और इनके भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जब ये रिएक्शन करते हैं वाटर एंड ऑक्सीजन के साथ, तो जो भी इनकी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की नेचर होती है वो एल्कलाइन होती है, बेसिक होती है, इसलिए इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला जाता है। एक कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो जो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं? ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल्स। ये तीनों मेटल्स होती हैं, मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करती हैं। ऑल ऑफ देम शो वैलेंसी ऑफ 2। इनकी जो वैलेंसी है वो बायोवेलेंट होते हैं, ये 2 वैलेंसी शो करते हैं। ऑल ऑफ देम इम्पार्ट करेक्टरिस्टिक्स कलर टू द फ्लेम। जब भी इनको जलाया जाता है तो इनका एक स्पेशल विशेष कलर होता है जो कि एक जैसा ही जो कलरेशन है वो सभी प्रोड्यूस करते हैं। कलर जरूर रहता है फ्लेम में, डिफरेंट डिफरेंट कलर वो शो किया जा सकता है। उसके बाद ट्राइड ऑफ कैल्शियम, ब्रोमीन एंड आयोडीन। द फर्स्ट 2 ट्राइड्स आर ऑफ मेटल्स बट द एलिमेंट्स इंक्लूड्स इन दिस ट्राइड आर नॉन मेटल्स। इस ट्राइड में हमने इससे पहले 2 ट्राइड पढ़े हैं वो मेटल्स के थे, लेकिन अभी हम ये जो ट्राइड पढ़ेंगे नॉन मेटल्स का है और इसको हेलोजन बोला जाता है। हेलोजन मीन्स साल्ट फॉर्मिंग। तो जो भी ये एलिमेंट्स हैं ये साल्ट की फॉर्म में पाए जाते हैं सी, समुद्र के अंदर, इसलिए इनको हेलोजन्स या हेलोजन फैमिली बोला जाता है। जो एलिमेंट्स हैं वो देख सकते हैं क्लोरीन जिसका 35.5 एटॉमिक मास होता है, ब्रोमीन 79.9, आयोडीन 126.9। कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं हेलोजन फैमिली के वो हम डिस्कस करेंगे अभी।
ये सभी एलिमेंट्स नॉन मेटल्स होते हैं। और ये डायटॉमिक मीन्स जो इनकी एलिमेंटल स्टेट है, जो इनकी नेचर में जब ये पाए जाते हैं तो ये डाई एटम्स, 2 एटम्स कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऑल ऑफ देम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। तो मेनली ये एसिड बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड हम बोल सकते हैं। मेनली एसिड फॉर्म करते हैं जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे क्लोरीन गैस है वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो HCl बनाती है, तो एक एसिड है और इनको हैलोजन के रूप में माना जाता है, जाना जाता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली शो वैलेंसी ऑफ 1। इनकी वैलेंसी भी एक जैसी होती है, सभी की 3 ही रहती है, एक ही रहती है वैलेंसी तीनों की। ऑल ऑफ देम आर हाईली रिएक्टिव केमिकली। तीनों ही, यदि हम केमिकल रिएक्टिविटी नॉन मेटल के केस में देखें तो सबसे ज़्यादा केमिकल रिएक्टिविटी भी बिल्कुल जो पीरियोडिक टेबल है उसके राइट हैंड साइड में पाई जाती है, और राइट हैंड साइड में नोबल गैसेज के अलावा यही एलिमेंट्स आते हैं। नोबल गैसेज नॉन रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा होता है, वो हम नेक्स्ट टाइम जो स्लाइड्स हम देखेंगे। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं न्यूलैंड्स, और न्यूलैंड्स ने जो नियम दिया था वो अष्टक नियम था, जिसको हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट्स के रूप में पढ़ेंगे। जॉन्स न्यूलैंड्स एन इंग्लिश साइंटिस्ट, ये ब्रिटिश देश से बिलोंग करते हैं, ब्रिटिश कंट्री से हैं। इन 1866 अरेंज्ड अबाउट 56 एलिमेंट्स। तो इन्होंने 56 एलिमेंट्स को अरेंज किया था, और इनका भी जो अरेंज करने का तरीका था वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में ही इन्होंने एलिमेंट्स रखे थे। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ऑक्टेव्स के जो नियम है उसके अनुसार व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जब भी हम किसी भी एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, देयर इज ए रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो लगातार रिपीट होती चली जाती है, और जिसमें जब हम अरेंज करते हैं तो हर 8वां जो एलिमेंट्स होता है वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ की जो प्रॉपर्टी है वो शो करता है। देयर आर 7 म्यूजिकल नोट्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम। जैसे इंडियन सिस्टम में सारे गामा पा धा नी हम पढ़ते हैं, तो 7 म्यूजिकल नोट्स हैं, इन्हीं पे सारा जो संगीत है वो बना हुआ है। अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न सिस्टम द कोरोस्पोंडिंग सिंबल्स ऑफ दीज नोट्स आर डो, रे, मे, फा, सोल, ला, टी, टी आई। तो ये जो नोट्स हैं इन्हीं को वेस्टर्न कंट्री में इस तरीके से पढ़ा जाता है। इन द म्यूजिकल नोट्स देयर इज द रिपीटेशन ऑफ सेम नोट आफ्टर ए गैप ऑफ 7। और जैसे हम पढ़ते हैं सारे गामा पा धा नी, उसके बाद दोबारा से सारे गामा पा धा नी, इस तरीके से पढ़ा जाता है, वापस रिपीट किया जाता है। सिमिलरली बाय कोइंसिडेंस न्यूलैंड्स फाउंड द सेम पैटर्न। और इसी तरीके से इन्होंने भी कुछ उसी पैटर्न को वहाँ पे ऑब्जर्व करने की कोशिश की कि किसी तरीके से एलिमेंट्स का भी एक रिपीटेशन वहाँ पे भी शो किया जा रहा था जब प्रॉपर्टीज मैच की जा रही थी। तो उन्होंने देखा कि हर एक 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट के साथ बिलोंग करती है। दीज एलिमेंट्स प्लेस्ड इन द सेम वर्टिकल रो। इन एलिमेंट्स को एक वर्टिकल रोज में जगह मिली, जैसे फर्स्ट एलिमेंट उसके नीचे 8th, उसके बाद उससे आगे 15th एलिमेंट, इस तरीके से कॉमन प्रॉपर्टीज को एक ही लाइन में रखा गया। द एलिमेंट्स जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ग्रुप्ड ऑन द सिमिलर बेसिस एंड दे रिजेंबल्स इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। और जो ये तीनों एलिमेंट्स हैं ये एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हुए मिले, इनकी प्रॉपर्टीज हैं वो एक जैसी मिली। तो इस बेस पे भी थोड़ा सा आइडिया लगाया गया कि हर एक 8th एलिमेंट जो न्यूलैंड ने दिया था कि जो 8वां एलिमेंट है वो फर्स्ट जैसी प्रॉपर्टी है शो करता है। मेन जो कंक्लूजन था वो ये रहता था यहाँ पे। तो जैसे हम देख सकते हैं जैसे म्यूजिकल नोट्स हैं वो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग और वेस्टर्न कंट्रीज उनके अकॉर्डिंग, और जैसे हम एलिमेंट्स को रखते हैं जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उस टाइम जैसे ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन और उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, इस तरीके से जब एलिमेंट्स रखे गए। अब यहाँ पे नियोन नहीं है, नियोन गैस उस टाइम तक डिस्कवर नहीं की गई थी। इस तरीके से जो यहाँ पे एक अरेंजमेंट रखा गया तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया कि जो हाइड्रोजन है उसकी प्रॉपर्टी फ्लोरीन के साथ मैच करती है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी रहती है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो हर एक 8th, जैसे हम बेरिलियम से स्टार्टिंग करेंगे तो आगे जो 8th एलिमेंट है बेरिलियम से स्टार्टिंग के बाद मैग्नीशियम है वो फर्स्ट जैसी प्रॉपर्टी है, वो हर जगह पे ये रूल है वो हम देख सकते हैं वो काम करता है। और ये उस टाइम ये एक आइडिया लगाया गया था कि इस तरीके से हर एक 8वां एलिमेंट है वो फर्स्ट के साथ बिलोंग करेगा। तो जो भी उन्होंने क्लासिफिकेशन दी थी कुछ एलिमेंट्स को एक जगह रखने की कोशिश की थी वो हम इस टेबल से भी समझ सकते हैं। ये टेबल न्यूलैंड्स ने दी थी। उसके बाद लिमिटेशन क्या थी, कुछ खामियां रह जाती हैं
न्यूलैंड्स के लॉ में, और यही मार्क्स में भी पूछी जाती हैं स्पेशली कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ डॉबनियर ट्राइड्स और न्यूलैंड्स या फिर मेंडलीव हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो लिमिटेशन थी, क्लासिफिकेशन वाज सक्सेसफुल ओनली अप टू एलिमेंट्स कैल्शियम, कैल्शियम तक ही ये जो एलिमेंट्स का जैसे क्लासिफिकेशन किया गया था वो काम करता था। आफ्टर दैट एवरी एट्थ एलिमेंट डिड नॉट पोसेस द सेम प्रॉपर्टीज एज दे बाय द एलिमेंट्स लाइंग अबव इट इन द सेम ग्रुप। उसके बाद देखा गया कि जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे उन्होंने बोला था कि एट्थ एलिमेंट प्रॉपर्टी शो करेगा, वो शो नहीं कर पा रहा था। जैसे एग्जांपल है द एलिमेंट्स कोबाल्ट एंड निकल प्लेस्ड बिलो द क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे ही इनको जगह मिली है कोबाल्ट और निकल को, लेकिन कोबाल्ट और निकल मेटेलिक होते हैं जबकि क्लोरीन नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो शो करता है। ही प्लेस्ड टू एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट इन पार्टिकुलर ग्रुप, हम पीरियडिक टेबल जैसे इन्होंने जो भी दी थी एक क्लासिफिकेशन टेबल दी थी उसमें एक ही स्लॉट में दो जगह दी गई थी, जैसे कोबाल्ट और निकल को एक ही जगह पे रखा गया था। इसी प्रकार से जो सेरियम है और लेंथिनम है उनको भी एक ही स्लॉट में रखा है, एक ही बॉक्स या एक ही खाने में रखा गया है। आफ्टर यूट्रियम इन द सेम ग्रुप, वही बात है यूट्रियम के नीचे ही रखा गया इनको। न्यूलैंड्स कुड नॉट ऑफर एनी एक्सप्लेनेशन फॉर सच एन अरेंजमेंट, और उन्होंने इस टाइप से दो दो एलिमेंट्स को एक जगह पे रखने का भी कोई एक एक्सप्लेनेशन है, कोई कारण नहीं दिया था। Newlands somehow thought that only 56 elements existed in the nature, no more elements were likely to be discovered. और न्यूलैंड ने भी उस टाइम यही माना था कि 56 एलिमेंट ही हैं जो नेचर में रहते हैं, इसके बाद कोई भी एलिमेंट्स है जो आगे खोजा नहीं जाएगा। बट द बिलीव अल्टीमेटली प्रूव टू बी रॉन्ग, और ये हम जानते हैं कि आज 118 एलिमेंट्स भी खोजे जा चुके हैं, और ये नहीं बोल सकते केवल इतने एलिमेंट्स हैं, आगे और भी डिस्कवरीज है वो होती रहती है, फिर मैन मेड एलिमेंट्स हैं उनको देखा जा सकता है इन फ्यूचर। तो ये भी इनका एक लिमिटेशन हम बोल सकते हैं। When the noble gas elements were discovered at later stages, their inclusion in the table disturbed the entire arrangement. और जैसे ही बाद में डिस्कवरी की गई नोबल गैसेज की, तो उस उनको यदि हम एलिमेंट्स के बीच में रखते हैं तो इनका जो अरेंजमेंट था वो पूरा ही डिस्टर्ब हो जाता था। इसलिए बाद में जैसे एलिमेंट्स खोजे गए हैं उनके ऊपर ये कोई रूल जो ये अष्टक नियम है वो इतना काम नहीं करता है। नेक्स्ट है मेंडली पीरियडिक टेबल, और मेंडलीव जो कि बहुत बड़े केमिस्ट माने जाते हैं जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो भी एक पीरियडिक क्लासिफिकेशन को सबसे पहले जो पजल माना जाता था, कोई भी रूल वहाँ पे फॉलो नहीं हो पा रहा था, तो इन्होंने काफ़ी कुछ एक कंट्रीब्यूशन दिया है ताकि एलिमेंट्स को एक जगह पे ग्रुपाइज किया जा सके। और जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है कहीं ना कहीं उसका एक बेसिक पर्पज यहीं से उठाया गया है। तो इनका कंप्लीट जो नेम है वो रहता है दमित्री आइवानोविक मेंडलीव ट्राइड टू कोरिलेट द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स विद देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो मेंडलीव है इन्होंने एटॉमिक मासेस को कोरिलेट किया, कोरिलेट मींस उनके बीच में कुछ जो रिलेशन है वो फाइंड आउट करने की कोशिश की, और किसके साथ में जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेक की पहले एलिमेंट्स की, और उसके साथ में उन्होंने एटॉमिक मास को देखा कि किस प्रकार से एटॉमिक मास चेंज होता जा रहा है, तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती हैं। तो इनकी भी एक यही कमी थी कि इन्होंने भी जो एटॉमिक मास है उसी को बेस माना था क्लासिफिकेशन का, और इन्होंने एक लॉ दिया था जिसको मेंडली पीरियडिक लॉ बोलते हैं। इस लॉ में क्या कहा गया है, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर ए पीरियडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक मास। और उन्होंने ये बताया कि जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जिस प्रकार से चेंज होती है तो वो टोटली एटॉमिक मास पे ही डिपेंड करती हैं। तो मेंडली पीरियडिक टेबल में जो मेन पॉइंट्स है वो क्या रहते हैं, मेंडली अरेंज्ड द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड दियर अरेंजमेंट वाज कॉल्ड पीरियडिक टेबल। तो उस टाइम जो भी एलिमेंट्स थे उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज के बेस पे अरेंज किया, जिसको पीरियडिक टेबल का नाम दिया गया। एलिमेंट्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वर प्रेजेंट इन वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी थी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, उनको एक ही जगह पे एक ही ग्रुप में जगह मिली, एक ही वर्टिकल कॉलम मतलब एक खड़े कॉलम में जगह मिली, और उनको ग्रुप नाम दिया गया। जबकि जो वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल रोज थी, जो एक्सतीज की तरफ पैरेलल चलती थी, जो रोज बॉक्स अरेंज किए गए उन्होंने, तो उनको पीरियड्स नाम दिए गए। तो हम ये देख सकते हैं जो मेंडली पीरियडिक टेबल है वो इस तरीके से दी गई थी, जहाँ पे उन्होंने ग्रुप्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ग्रुप्स उन्होंने दिए थे।
और जिनके अंदर उसके भी सब पार्ट्स थे। ग्रुप 1 का ए पार्ट, फिर बी, फिर ग्रुप 2 ए बी, फिर ए बी, इस तरीके से बी है, ये बी यहाँ पे आएगा, ये मिस प्रिंटिंग है यहाँ से। तो जो पार्ट्स थे टोटल 8 ग्रुप के आगे सब पार्ट्स करके दो दो सब पार्ट्स थे। और जो ग्रुप 8 था इसमें ट्रांजिशन सीरीज की एलिमेंट्स आते थे ज़्यादातर। और जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के फार्मूले भी इन्होंने दे दिए थे मेंडलीव ने। वैलेंसी बेस पे फार्मूले रहते हैं, जैसे जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाएगा तो H2O बनाता है, लिथियम Li2O बनाता है। आर का मतलब है जो भी एलिमेंट्स इसके नीचे आते हैं उसका एक सिंबल दिया गया है यहाँ पे। और इसी प्रकार से जो RH है, RH मीन्स H की वैलेंसी 1 होती है। और जो ग्रुप हम बोल सकते हैं 1A के जितने मेंबर हैं वो RH जैसे कंपाउंडिंग बनाएंगे, जैसे HH के साथ H2 बनाता है, लिथियम LiH, NaH सोडियम बनाता है। इस तरीके से काफ़ी कुछ रिलेशन यहाँ पे किया गया था। एलिमेंट्स को एक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखा गया था, जैसे हम देख सकते हैं 40.08, 44.96, 47 एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है। लेकिन कुछ जगह पे लिमिटेशन हम जब देखेंगे एलिमेंट्स में, जैसे यहाँ पे हम कोबाल्ट और निकल को देख सकते हैं 58.93 है, यहाँ पे 58.71 है। तो इन्होंने बोला था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास है, लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है कोबाल्ट से निकल की तरफ। तो कुछ लिमिटेशन रहेंगे जो हम लास्ट में डिस्कस भी करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं 6 इन्होंने पीरियड्स के बारे में बताया था और टोटल इन्होंने 8 ग्रुप्स के बारे में डिस्कशन दिया था। ये क्वेश्चन 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं। वैसे ही जब कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाता है मेंडली प्रेडिक्टेबल का, उसमें भी ये पॉइंट हम रख सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इनकी प्रेडिक्टेबल है उनकी क्या थी। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन वर्टिकल कॉलम। जो वर्टिकल कॉलम में जब इन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को, वर्टिकल कॉलम मीन्स जब हम देख सकते हैं जो ये खड़ी लाइंस हैं इनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो वर्टिकल कॉलम में है, यही ग्रुप कहलाते हैं ऊपर से नीचे। और जो हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं तो ये पीरियड्स कहलाते हैं। तो ये नाम है पीरियड्स और ग्रुप्स जो दिए गए हैं बस एक कॉलम्स को या फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस को। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको पीरियड्स नाम दिया गया। 8 ग्रुप्स हैं जिनको रोमन न्यूमेरिकल से रिप्रेजेंट किया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द फर्स्ट 7 ग्रुप्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स। जैसे हमने देखा था ए और बी उनके सब पार्ट्स डिसाइड किए गए हैं, जबकि 8th का कोई भी सब पार्ट्स नहीं है। और यही बारीकियां एग्जाम में पूछी जाती हैं कि ऐसा कौन सा ग्रुप था मेंडली प्रेडिक्टेबल में जिसकी आगे सब ग्रुप्स नहीं दिए गए थे, वो 8th ग्रुप रहता है। द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इन सच ग्रुप्स constitutes subgroups A while those on the right hand side forms the। वही हमने देखा है, जैसे एक ग्रुप के अंदर A लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया था और राइट हैंड साइड में B को रखा गया था। तो कुछ एलिमेंट्स है वो A के अंडर आते हैं ग्रुप्स का, जो सब ग्रुप हम बोल सकते हैं। और जबकि राइट हैंड साइड वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी एक प्रॉपर्टी अलग रहती है। ग्रुप 8 कंसिस्ट ऑफ 9 एलिमेंट्स विच आर अरेंज्ड इन 3 ट्राइड्स। और जो ग्रुप 8 है, जब हम इसकी प्रेडिक्टेबल देखें तो वहां पे भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ग्रुप 8 के अंदर जो ट्राइड्स की फॉर्म में 3 की फॉर्म में एलिमेंट्स को रखा गया है और टोटल 9 एलिमेंट्स हैं वहाँ पे। देर आर 6 पीरियड्स, और टोटल हमने पीरियड जैसे काउंट किए थे 1 to 6 हैं। ओरिजेंटल रो जिनको बोला गया है प्रेडिक्टेबल में, वही हमने ऑब्जर्व किया था। द पीरियड्स 4 5 6 आर डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स। और जो प्रेडिक्टेबल में हम एक बार देखेंगे कि इनको आधे भागों में बांटा गया है 4 5 6 को। द फर्स्ट हाफ ऑफ द एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन अपर लेफ्ट कॉर्नर। जो पहले एलिमेंट्स उनको अपर लेफ्ट कॉर्नर में रखा गया है, और जबकि सेकंड हाफ है वो लोअर राइट कॉर्नर्स में उनको रखा गया है। मैनी गैप्स वर लेफ्ट इन द प्रेडिक्टेबल। ये इनकी सबसे अच्छी बात मानी जाती है कि इन्होंने कुछ ऐसी जगह खाली छोड़ दी थी जिनको इन्होंने कुछ का तो नाम भी दे दिया था कि कुछ एलिमेंट्स हैं ये बाद में खोजे जाएंगे। मतलब एक प्रिडिक्शन कर दी थी कि यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट जरूर आता है। तो कुछ फ्यूचर के बारे में पहले से इन्होंने डिसाइड कर दिया था कि एलिमेंट्स बाद में आएंगे, तो उनके लिए खाली जगह पहले से छोड़ दी ताकि वो बाद में आए तो पूरी प्रेडिक्टेबल है वो डिस्टर्ब ना हो। नोबल गैसेज कुड बी इजिली प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप्स कॉल्ड जीरो ग्रुप्स। हालांकि इन्होंने कोई जीरो ग्रुप्स नहीं दिया था। कई बार आ जाता है मिस प्रिंटिंग से कि कितने ग्रुप्स दिए थे, तो कई बार 9 बोल देते हैं। 9 ग्रुप्स नहीं दिए थे इन्होंने, एक जीरो ग्रुप बाद में बनाया था, जो कि जो मेंडली प्रेडिक्टेबल है इसका अपडेटेड वर्जन था। उसके अंदर जीरो ग्रुप रखा गया था और उसमें सारी नोबल गैस को एक जगह पे ही जगह मिल गई थी, जिसकी वजह से कोई भी बाकी जो प्रेडिक्टेबल है उसको कोई डिस्टर्बेंस फेस नहीं करनी पड़ी थी। तो हम इसमें जो मेनली देख सकते हैं जो प्रेडिक्टेबल में पीछे जैसे बात कर रहे थे कि जो 4 5 और 6 पीरियड्स हैं इनके भी आगे जो
टू हाफ्स किए गए हैं। टू हाफ्स में जो फर्स्ट एलिमेंट्स है उसको अपर लेफ्ट कॉर्नर में जगह मिली है, जो जो नीचे है, जो राइट हम कॉर्नर बोल सकते हैं, डाउन कॉर्नर, उसमें जगह मिली हुई है। तो इस तरीके से जो एलिमेंट्स है एक अरेंजमेंट किया था इन्होंने जैसे भी करके, और ये किसी एक दिन या रात का काम नहीं होता, काफ़ी जो इसके अंदर ऑब्जर्वेशन, काफ़ी एक्सपेरिमेंटल नॉलेज और काफ़ी कुछ जो एक थ्योरेटिकल नॉलेज या फिर रिसर्च नॉलेज शामिल होती है, जिसके बेस पे इन्होंने एक जो एलिमेंट्स अलग अलग जगह पे पड़े हुए थे उनको कहीं ना कहीं कोरिलेट करके एक जगह पे रखा है, ताकि जिस बेस पे हम उनको समझें, उनको कोरिलेट कर पाएं कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी एक जैसे, तो इनको एक ग्रुप में जगह मिली। तो काफ़ी कुछ एक स्ट्रगल हम बोल सकते हैं, काफ़ी कुछ जो ऑब्जर्वेशन है, काफ़ी एक हार्ड वर्क है, उसके बेस पे ये प्रिडिक्शन टेबल हमारे सामने है। और हालांकि कमियां इनकी भी काफ़ी हैं, जैसे हम कमियां पढ़ेंगे, कुछ जो अचीवमेंट्स हैं सबसे पहले वो देखते हैं कि क्या कुछ प्रिडिक्ट टेबल में अच्छी बातें कही गई थी जो आज भी लागू होती हैं मॉडर्न प्रिडिक्ट टेबल पे। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स। मेंडली फॉर द फर्स्ट टाइम अरेंज्ड ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इन्होंने 56 एलिमेंट्स को अरेंज करके दिखा दिया था और सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज किया था। इसमें ऐसा नहीं कि काफ़ी कुछ अजम्पशंस मानने थे इन्होंने, ऐसा कुछ नहीं था। काफ़ी कुछ जो फैक्चुअल नॉलेज के बेस पे ही सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट करके जो एलिमेंट्स का वो दिया था प्रिडिक्ट टेबल में। दिस मेड द स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स क्वाइट सिस्टमेटिक। और इसी से हम किसी भी सिस्टम के हिसाब से यदि कोई फॉर्मूला, यदि हम मैथ में जैसे एक फॉर्मूला समझ लेते हैं, उस बेस पे चाहे सवाल कितने ही हैं, क्वेश्चन कितने भी हैं, हम उनको हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से सिस्टमेटिक ढंग से यदि हम कुछ एलिमेंट्स को समझते हैं तो आगे के एलिमेंट्स भी हमको समझ में आते चले जाते हैं। वही अरेंजमेंट इन्होंने दिया था। प्रोडक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स एंड दियर प्रॉपर्टीज। और ये भी बड़ी अच्छी बात थी कि इन्होंने कुछ एलिमेंट्स की पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी कि बाद में कुछ एलिमेंट्स हैं उनको खोजा जाएगा। मेंडलीव laid more stress on similarity in the properties rather on increasing atomic masses of the elements। इन्होंने केवल इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का ही हवाला नहीं दिया प्रॉपर्टीज को अरेंज करते टाइम, इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी ध्यान में रखते हुए अरेंज किया है एलिमेंट्स को। सो whenever a particular element did not fit in arrangement he left a gap। तो जब भी कोई एलिमेंट्स फिट नहीं बैठता था उस जगह पे, तो वो गैप उन्होंने खाली छोड़ दिया और उसके बाद उस एलिमेंट्स को आगे रखा। और इस जगह से हम देख सकते हैं काफ़ी गैप थे जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के टाइम पे देखे गए और बाद में उनकी डिस्कवरी होती चली गई, तो उनको वहाँ पे जगह मिलती चली गई। करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक masses। Mendeleev also corrected the atomic masses of certain elements with the help of their respective position and properties। कुछ एलिमेंट्स के जब एटॉमिक मास फाइंड आउट किए गए थे उस टाइम पे, वो करेक्ट किए थे मेंडलीव ने। हालांकि उस टाइम जैसी भी टेक्निक थी एटॉमिक मास पता करने की, उसमें कुछ कमियां रह जाती थी। और जब ये मेंडलीव पीरियडिक टेबल को बनाया जा रहा था, उस टाइम पे कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को भी ठीक कर किया गया था इन्होंने। जो भी कैलकुलेशन थी या फिर जो भी एक कोरिलेशन के बेस पे इन्होंने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास जो उस टाइम कैलकुलेट किए गए थे उनको भी ठीक किया था, जो कि पीरियडिक टेबल के बेस पे ही पॉसिबल हुआ था। कुछ डिफेक्ट्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं, डीमेरिट्स हैं, वो हम देखते हैं। मेंडलीव पीरियडिक टेबल्स की कमियां भी रही हैं कुछ जो बाद में ठीक की गई हैं। तो पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो पोजीशन है ये तो आज भी है कमी जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है। इसको सबसे टॉप पे रखा गया है एल्कली मेटल्स के ऊपर, बिकॉज इट रिजेंबल्स एल्कली मेटल इन इट्स प्रॉपर्टी। एल्कली मीन्स जो फर्स्ट ग्रुप की एलिमेंट्स हैं उनके सबसे ऊपर रखा गया है, लेकिन ये मेटल नहीं है। बाकी सारी जो एलिमेंट्स आते हैं वो मेटलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, वही है इसमें। बट एट द सेम टाइम हाइड्रोजन आल्सो रिजेंबल्स हेलोजन प्रेजेंट इन ग्रुप 7A। जो हेलोजन फैमिली जिस ग्रुप से बिलोंग करती हैं उस जैसी भी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन शो करता है। तो इसकी पोजीशन आज भी एक डाउटफुल में है कि इसकी पोजीशन फर्स्ट ग्रुप में रखें या फिर 17 ग्रुप जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में आता है उसमें रखें। तो वो मेंडलीव भी डिसाइड नहीं कर पाए थे और आज भी ये डिसाइड नहीं है। एनामोलस पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स की पोजीशन है वो एनामोलस मीन्स रूल से हटके है, अलग है। एटॉमिक मास वाला जो रूल है वो फॉलो नहीं करती है। जैसे आर्गन है, एटॉमिक मास है 39.9, जबकि पोटासियम है उसका एटॉमिक मास है वो 39.1 है, और आर्गन के बाद पोटासियम आता है। तो इस बेस पे तो यदि हम एटॉमिक मास पे देखें तो पहली पोजीशन को पोटासियम की हो, उसके बाद आर्गन की पोजीशन हो, लेकिन
ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से जो कोबाल्ट और निकल का हमने पहले भी देखा है कि एटॉमिक मासेज के बेस पे वो रूल वहां पे फॉलो नहीं होता है। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं? Isotopes of an elements have different atomic masses but same atomic number। आइसोटोप वो एलिमेंट्स या फिर वो एक स्पीसीज होती हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। अब यदि एक ही एलिमेंट है, डिफरेंट एटॉमिक मास है, तो उनको सेपरेट जगह मिलनी चाहिए। डिफरेंट पोजीशन मस्ट हैव बी अलॉटेड ऑल द आइसोटोप्स ऑफ ए पार्टिकुलर एलिमेंट। तो एक पार्टिकुलर एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स हैं उनको जगह भी अलग अलग मिले। फॉर एग्जाम्पल 3 डिफरेंट पोजीशन शुड बी हैव अलॉटेड टू द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। जैसे बताया हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं जो इसकी नेचुरल फॉर्म में अलग अलग पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। लेकिन इनकी कोई अलग सेपरेट पोजीशन की बात है मेंडलीव ने नहीं की थी। नो कोरिलेशन ऑफ एलिमेंट्स इन सब ग्रुप्स, जो सब ग्रुप्स में जैसे ए और बी ग्रुप्स हमने देखे थे उनका आपस में कोई कोरिलेशन फाइंड आउट नहीं किया था। जैसे लिथियम, सोडियम और पोटासियम है, ये ग्रुप 1A में आते हैं, जबकि कोबाल्ट, ये कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये ग्रुप 1B में आते हैं। लेकिन जैसे ग्रुप 1 होने की वजह से भी इनके बीच में कोई भी कोरिलेशन आज भी नहीं है और मेंडलीव ने भी कोई एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं दी थी। डिफरेंट ग्रुप्स फॉर द सिमिलर एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल बोथ कॉपर एंड मर्करी रिजेंबल्स इन मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉपर और जो मरकरी है उनकी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी रहती हैं, लेकिन कॉपर हैव बीन प्लेस्ड इन 1B व्हाइल द मरकरी हैज बीन प्लेस्ड इन 2B। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज सेम है लेकिन इनको अलग अलग रखा गया है। तो ऊपर अपर वाले का हम बोल सकते हैं अपोजिट है, उसमें एक ही ग्रुप के मेंबर थे लेकिन कोई रिजेम्बलेंस नहीं थी। यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स है लेकिन उनके अंदर रिजेम्बलेंस है। काज ऑफ पीरियडिसिटी, पीरियडिसिटी मीन्स रिपीटिशन ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। जैसे एक टर्न के बाद, जैसे न्यूलैंड ने बताया था कि हर 8वें की प्रॉपर्टी फर्स्ट के साथ रिपीट होती है, मैच करती है। तो यहाँ पे नो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, मेंडलीव ने कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी कि किस प्रकार से जो कुछ गैप के बाद है जो एटॉमिक मासेज हैं वो पार्टिकुलर ग्रुप्स में ही फॉलो करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी क्यों पाई जाती है, तो उसका भी कोई मेंडलीव के पास एक्सप्लेनेशन नहीं था। मॉडर्न पीरियडिक टेबल, इन द ईयर 1913, Henry Moseley, a young physicist from England, studied the frequencies of X-rays, which were emitted when certain metals were bombarded with high-speed electrons। तो हेनरी मोजले बाय प्रोफेशन एक फिजिसिस्ट थे, हालांकि जो इनका कंट्रीब्यूशन था वो केमिस्ट्री में भी रहा है। जो पीरियडिक टेबल जैसे जिस तरीके से अरेंज की गई उन्होंने किस बेस पे स्टडी की थी, जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स थे उनको डाला गया कुछ एलिमेंट्स या कुछ मेटल्स के ऊपर, और वहां से कुछ एक्सरेज हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज को चेक किया, किस टाइप की एक्सरेज वहां से निकल रही हैं। और उनके साथ में दिस स्टडीज लेड मोजले टू बिलीव दैट एटॉमिक नंबर इज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड गेव मॉडर्न पीरियडिक लॉ व्हिच स्टेट्स दैट। और जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन की कि किस टाइप की फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व की जा रही है जब एलिमेंट्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का बोmbardment, मतलब एक बौछार की जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की एक रेज है उनके ऊपर डाली जाती है, तो उससे क्या पता लगाया कि जो एटॉमिक नंबर के बेस पे ही जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो चेंज होती हैं, ना कि एटॉमिक मास के बेस पे। तो वहां से पता लगाया कि एटॉमिक नंबर ही एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं जिसके बेस पे जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होती हैं। तो यही ला है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जो पीरियडिक फंक्शन है, पीरियडिक फंक्शन मीन्स जो भी प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी जैसे चेंज होती हैं एक पीरियडिक टेबल में, वो एटॉमिक नंबर के बेस पे ही चेंज होती हैं। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज ड्यू टू द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। जो एटॉमिक मास होता है वो हम 9th क्लास में भी पढ़ते हैं इसके बारे में, कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो सेंटर में लाई करते हैं उनके ऐड करने की वजह से होता है। एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर गिवन बाय द एटॉमिक नंबर एंड नॉट बाय द मास नंबर। और जैसे कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटॉमिक मास के बेस पे नहीं डिसाइड किए जाते, वो एटॉमिक नंबर के बेस पे डिसाइड किए जाते हैं। एटॉमिक मास के बेस पे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का पता लगा सकते हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन्स का पता नहीं लगा सकते। और ज़्यादातर देखा जाता है कि जो प्रॉपर्टीज हैं, वैलेंसीज हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटीज हैं, किस प्रकार से कोई भी एटम या एलिमेंट कंबाइन करता है,
तो वो उसके इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे ही कंबाइन करता है, इलेक्ट्रॉन का लूज और गेन करता है, जो हम हायर क्लासेज में भी डिस्कस करते हैं। एटॉमिक नंबर should form the basis of classification of elements in periodic table and not the atomic mass as predicted by the Mendeleev। और यहीं से जो एटॉमिक नंबर है वही एक क्लासिफिकेशन का बेसिस होना चाहिए, ना कि एटॉमिक मास, जो कि मेंडलीव और इससे पहले जो केमिस्ट हैं उन्होंने बताया था। का जो पीरियडिसिटी भी यहाँ से एक्सप्लेन की गई थी कि जो का जो पीरियडिसिटी है, बार बार प्रॉपर्टीज हम किस तरीके से मैच करती हैं। जैसे ग्रुप में एक जैसी प्रॉपर्टीज किस बेस पे मैच की गई थी, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे थी। जैसे हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि पीरियडिसिटी में भी डिफाइंड एज द रिपीटिशन। पीरियडिसिटी का मतलब क्या होता है? सिमिलर प्रॉपर्टीज का रिपीट होना। एलिमेंट्स का प्लेस्ड इन द ग्रुप्स, एक ही ग्रुप में जो रखे गए एलिमेंट्स हैं, सेपरेटेड बाय सर्टेन डेफिनेट गैप्स ऑफ एटॉमिक नंबर, और जो कि कुछ गैप्स के बाद क्या होते हैं, सेपरेट किए जाते हैं। सेपरेट मीन्स बार बार जब एलिमेंट्स है, जैसे वहाँ पे हमने न्यूलैंड कास्टिक नियम भी पढ़ा है, वहाँ पे भी क्या था कि रिपीट होते हैं कुछ सर्टेन इंटरवल्स के बाद। तो ये प्रॉपर्टीज या पीरियडिक सिटी हम इसी चीज के लिए वर्ड यूज करते हैं कि प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस बेस पे डिसाइड करती है जो प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्कली मेटल्स हम देखते हैं। जैसे जो एलिमेंट्स हैं एल्कली मेटल्स में आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंचियम, और जिनका एटॉमिक नंबर है वो 3, 11, सोडियम 11 है, पोटेशियम 19, रुबिडियम 37, सीजियम 55 एंड फ्रेंचियम 87। और यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जो रूल 9th क्लास में होता है कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8, फिर 8 होते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे यदि हम डिटेल से कॉन्फ़िगरेशन देखें तो पहले 8, 2, 8, 8, फिर 18, फिर 8, तो थोड़ा डिफरेंट टाइप की कॉन्फ़िगरेशन है। इतना हमको याद नहीं रखना है, लेकिन मेन है जो वो लास्ट सेल में हम इलेक्ट्रॉन्स देख सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन आता है जो लास्ट सेल होती है, आउटर मोस्ट सेल होती है, वैलेंस सेल जिसको बोल सकते हैं। उसमें एक इलेक्ट्रॉन्स का होना ही इनकी प्रॉपर्टीज को एक जैसा बनाता है, क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से, शेयरिंग की वजह से ही बॉन्डिंग होती है। प्रॉपर्टीज जितनी भी शो की जाती हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स को देखते ही प्रॉपर्टीज डिसाइड की जाती हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन रखा जाता है। इट इज क्लियर दैट ऑल देम हैव 1 इलेक्ट्रॉन ईच इन वैलेंस सेल ऑफ देयर एटम्स। और जो ये एक जैसे एक ही ग्रुप में लाई करने का जो सबसे बड़ा रीजन इनका यही है कि इनके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन ही होता है। सिमिलरली यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैलोजेंस की देखें तो यहाँ पे हैलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटियम आ जाता है, एस्टेटाइन। और इसमें भी हम देख सकते हैं लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 7 रहते हैं। ऑल द एलिमेंट्स हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल ऑफ देयर एटम्स। इनके जो एटम्स हैं इनके अंदर जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स है वो 7 ही रहता है। There resembles in the properties of the elements because of the repetition of the same valence cells electronic configuration। valence cell electronic configuration means last cell में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम होते हैं। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इसमें हम मेन कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि एक जैसे इलेक्ट्रॉन्स का होना, सिमिलर नंबर ऑफ एटम्स का प्रेजेंट होना वैलेंस सेल में ही किसी भी एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको शो करता है, उसी पे वो डिपेंड होती हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स का होना एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, ना कि एटॉमिक मास पे। तो मेन जो हमसे पूछा जाता है कि किस प्रकार से आप बताओगे कि जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं या एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही उसका मेन हम जो कॉन्सेप्ट है वो समझ सकते हैं। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं? मॉडर्न पीरियडिक टेबल इज बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियडिक लॉ। मॉडर्न पीरियडिक लॉ वही है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स पे हमने एलिमेंट्स है वो अरेंज किए गए हैं। ग्रुप्स कितने हैं और ग्रुप्स के बारे में हमको क्या कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो यहाँ पे पढ़ते हैं। टोटल 18 ग्रुप हैं। हमने मेंडली पीरियडिक टेबल में देखा था वहाँ पे केवल 8 ग्रुप थे, लेकिन यहाँ पे 18 ग्रुप हैं जो वहाँ पे सब पार्ट्स बनाए गए थे, इनको यहाँ पे सेपरेट कर दिया गया है। और मॉडर्न पीरियडिक टेबल में और नंबर है 1 to 18 इनको पढ़ा जाता है। एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय डेफिनेट गैप। जो एलिमेंट्स हैं जब हम रिपीटिशन देखते हैं तो वो 8, 8, 18, 18, 32, इसको मैजिक नंबर भी बोलते हैं। मैजिक नंबर कैसे, हम जब मॉडर्न पीरियडिक टेबल देखेंगे उसमें हमको इस चीज का आइडिया भी लगेगा। द एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ देयर एटम्स। ग्रुप्स की खास बात यही रहती है कि इनके जो
इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था, वैलेंस सेल में एक ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे एल्कली में एक एक था, और जबकि हेलोजेंस में 7 थे। वही इसी की बात की जा रही है यहाँ पे। द एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स ये कैसे रिएक्ट करते हैं, फिजिकल, इनकी जो एसिडिक बेसिक ऑक्साइड कैसे बनते हैं, वो सिमिलर ही रहते हैं। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वेरी ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मीन्स एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम बोल सकते हैं, ग्रेड वाइज बोला जाता है। तो जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ग्रुप के अंदर वो इंक्रीज या डिक्रीज होती हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टी में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, किस पॉइंट पे आके कोई भी मेल्ट एलिमेंट है वो मेल्ट होता है या फिर उसके वेपर्स बनते हैं। एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए ग्रुप इंक्रीजेज डाउनवर्ड। ये हम नेक्स्ट भी देखेंगे, जो ट्रेंड्स आएंगे उसमें भी ये चीज समझने को मिलेगी कि किस प्रकार से एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती हैं। उसके बाद जो पीरियड्स हैं, पीरियड्स किनको बोला गया है, एक नाम है ये केवल, इसका किसी, जैसे इंग्लिश में वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं या बायोलॉजी में मीनिंग पढ़ते हैं, तो उससे कोई इसका मीनिंग नहीं है, एक जस्ट नाम दिया गया है। जो हॉरिजॉन्टल रोज बनी हुई है मॉडर्न पीरियड टेबल में, जैसे हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियड टेबल, उसमें 7 पीरियड्स हैं, 1 to 7 उनकी काउंटिंग है। फर्स्ट पीरियड हैज 2 एलिमेंट्स, फर्स्ट जो पीरियड है उसके अंदर 2 एलिमेंट ही आते हैं और शॉर्ट पीरियड बोला जाता है। सेकंड और थर्ड के अंदर 8 एलिमेंट होते हैं जिसको बी शॉर्ट पीरियड सी बोला जाता है, जबकि फोर्थ और फिफ्थ में 18 एलिमेंट्स आ जाते हैं जिसको लॉन्ग पीरियड्स बोला जाता है। और सिक्स्थ और सेवंथ के अंदर जो एलिमेंट्स है वो 32 एलिमेंट्स आते हैं, इनको भी लॉन्ग पीरियड्स ही बोला जाता है। अब ये हम मॉडर्न पीरियड टेबल की रियल पिक से समझेंगे, और ये टेबल आपको कई जगह पे जैसे साइंस लैब या फिर केमिस्ट्री लैब में मेनली देखने को मिल जाती है, लेकिन कभी समझ में नहीं आता है किस तरीके से इसको पढ़ा जाए, तो हम यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है इसमें जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं वो इस तरीके से नहीं है जैसे हम जो काउंटिंग है वो पढ़ते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं है। इसमें एलिमेंट्स को एक तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज किया गया है, और इस तरीके से अरेंज किया गया है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक जैसी रहें। हमने काउंटिंग से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, काउंटिंग लगातार हम नहीं कर सकते, इतनी सारी काउंटिंग याद भी नहीं रख पाएंगे। वैसे तो 118 काउंटिंग कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनसे रिलेटेड जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं वो काफ़ी कंफ्यूजिंग रहती यदि इनको हम एक सीरीज वाइज पढ़ते तो। लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरीके से अरेंज किए गए हैं, इनको 2 तरीके हैं पढ़ने के। जैसे एक तो ग्रुप वाइज, जैसे ग्रुप वाइज मीन्स जो वर्टिकल कॉलम है इसमें जब हम एलिमेंट्स देख सकते हैं जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंचियम, और इनके एटॉमिक नंबर है 1 3 11 19 37 55 और 87। काफ़ी कंफ्यूजिंग सा लगा हुआ है ये, किस तरीके से आप इनको समझा जाए। लेकिन ये ग्रुप वाइज अरेंजमेंट है जो हम ऊपर से नीचे पढ़ते हैं टॉप टू बॉटम। ये ग्रुप फर्स्ट है, उसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम, ये सेकंड ग्रुप में आता है। उसके बाद स्कैंडियम और एट्रियम, और उसके बाद जो लेंथियम है और लेवेरिसियम है और एक्टिनाइड और ये ल्यूटेटियम है और ये लेवेरिसियम है, ये ग्रुप थर्ड में आ जाते हैं। उसके बाद ग्रुप फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, इस तरीके से ग्रुप टोटल वर्टिकल कॉलम हो 18 है। और जो हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं जैसे हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, उसके बाद लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये एक रो वाइज पढ़ा जाता है, अलोंग द पीरियड इसको बोला जाता है। जब हम इस तरीके से पीरियड के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, ये पीरियड है फर्स्ट, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है और सेवन्थ है, ये किसी सेपरेट पीरियड में नहीं आते हैं। ये जो 57 टू 71 एलिमेंट्स है वो यहीं से उठाए गए हैं। यदि हम इनको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं कि तो पीरियडिक टेबल है काफ़ी लेंथी बन जाती, जिसको डिजाइन करना और जिसको समझना भी काफ़ी टिपिकल रहता है, इसलिए इनको थोड़ा सा अलग रखा गया है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग रहती है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में आते हैं। इसी तरीके से जो 89 टू 103 हैं वो एलिमेंट्स यहीं पे रहते हैं, और ये हम समझ सकते हैं सिक्स और सेवन्थ पीरियड का ही एक हिस्सा है। और यहाँ पे हम जो तो तरीके हैं अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप ही एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। और जो फर्स्ट ग्रुप है इसको
एल्कली मेटल्स बोला जाता है। सेकंड ग्रुप को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। इसी को एस ब्लॉक का नाम दिया जाता है। ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक रहता है जो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। बीच में डी ब्लॉक होता है और एफ ब्लॉक होता है। तो टोटली 4 ब्लॉक बनाए गए हैं। जैसे हम किसी भी बिल्डिंग के ब्लॉक बनाते हैं, एक ब्लॉक के अंदर कोशिश की जाती है कि एक जैसे वर्क वहां पे कंप्लीट किए जाएं। यहाँ पे भी एक जैसी प्रॉपर्टीज को एक ब्लॉक के हिसाब से पढ़ा जाता है। और जो प्रॉपर्टीज हैं वो किस तरीके से यहाँ पे एक जैसी रहती हैं एक ग्रुप के अंदर। जैसे ये जो फर्स्ट ग्रुप है इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी रहेगी, जो हमने एग्जांपल से पढ़ा था। और जो हेलोजन का एग्जांपल था वो हम देख सकते हैं 17th ग्रुप में लाई करता है। 18th ग्रुप को नोबल गैसेज बोला जाता है। 17th को फ्लोरीन फैमिली या हेलोजन ग्रुप बोला जाता है। ये ऑक्सीजन फैमिली है, ये नाइट्रोजन फैमिली है, कार्बन फैमिली है। जो 11th और 12th में टोटली जो एलिमेंट पढ़े जाते हैं तो वो ब्लॉक वाइज और फैमिली वाइज भी पढ़े जाते हैं। और जो मैजिक नंबर की बात की गई थी वो कहाँ से काम आता है, जैसे हम देख सकते हैं फर्स्ट जो एलिमेंट है हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। इसे नीचे यदि हम 2 ऐड करते हैं तो जब आप फर्स्ट पीरियड यदि आपको पता है तो सेकंड पीरियड के आप एटॉमिक नंबर हैं वो कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे फर्स्ट में यदि हम 2 ऐड करते हैं तो 3, 3 में 8 ऐड करते हैं तो 11, 11 में फिर 8 ऐड करते हैं तो 19, 19 में 18 ऐड करते हैं तो 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। इस तरीके से ये मैजिक नंबर होता है। इससे क्या है कि हम यदि फर्स्ट कुछ एलिमेंट्स का यदि हम 1 से 20 तक भी एलिमेंट्स को याद रखते हैं तो उससे हम टोटल पीरियोडिक टेबल की जो इलेक्ट्रॉनिक जो उसका एटॉमिक नंबर है वो निकाल सकते हैं। और यदि एटॉमिक नंबर पता है तो 11th क्लास में हम इनके बारे में डिटेल से जब पढ़ते हैं किस प्रकार से हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कैलकुलेट किया जा सकता है। कुछ ट्रिक्स हैं जिसके बेस पे हम एलिमेंट्स को याद रख सकते हैं। और इनको याद सीरीज वाइज या नंबर वाइज याद नहीं रखा जाता, इनको ग्रुप वाइज ही याद रखा जाता है। हमेशा पढ़ा भी इनको ग्रुप वाइज ही पढ़ा जाता है। और जो हाइड्रोजन है ये हम देख सकते हैं फर्स्ट ग्रुप में जरूर रखा गया है, लेकिन इसका रिलेशन फर्स्ट ग्रुप से नहीं है। फर्स्ट ग्रुप में मेटल्स आती हैं लेकिन ये नॉन मेटल होता है। और कुछ प्रॉपर्टी इसकी हेलोजन फैमिली जैसी भी बिलोंग करती हैं, लेकिन ये वहां पे भी नहीं रखा जाता। ये भी एक मॉडर्न पीरियडिक टेबल का आज भी एक डिफेक्ट है या फिर डिमेरिट्स हैं हम बोल सकते हैं। बाकी आप कलर कॉम्बिनेशन से समझ सकते हैं। जैसे जो एल्कली मेटल्स हैं उनका एक जो कलर है स्पेसिफिक कलर है। यहाँ पे जितने भी कलर दिए गए हैं वो स्पेशली एलिमेंट से रिलेटेड हैं। हेलोजन्स का एक जैसे हम देख सकते हैं पर्पल कलर है, ब्लू कलर है जो वो नोबल गैसेज का है। और ये लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के डिफरेंट कलर्स हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको बोला जाता है जो बीच में, और जो नीचे हैं ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होती हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों? क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो चेंज हो सकती हैं। एक नाम आप याद रख सकते हैं, हायर क्लासेज में ज़्यादा डिटेल में रहता है इनका डिस्कशन। और इनको मेनली हम 10th पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो लगभग 20 एलिमेंट्स तक ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनका नाम, उनके सिंबल है याद रखने पड़ते हैं। और इनकी लोकेशन ध्यान रखनी पड़ती है किस प्रकार से। जैसे फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस हम देख सकते हैं 3rd पीरियड में और लगभग 15th ग्रुप में आता है। इसी प्रकार से जैसे किसी भी एक जगह पे हम किसी भी एलिमेंट को देखते हैं तो उसका हमको उसका पीरियड नंबर कितना है। जैसे इसमें पीरियड नंबर 4 है आर्सेनिक की बात करें तो, और इसका जो ग्रुप नंबर है वो 15 है। तो किसी भी जगह पे एलिमेंट्स होता है उसकी पोजीशन उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही पता की जाती है। कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं 10th पॉइंट के एग्जाम में कि किस प्रकार से आपको पोजीशन है वो पता लगती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियड। पीरियड में जब एलिमेंट्स आप ऑब्जर्व करते हैं, कोई भी एलिमेंट्स को पढ़ते हैं तो उसमें क्या कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पाई जाती हैं। इन ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए पीरियड द एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन द वैलेंस शेल। जब भी एक पीरियड में हम एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, जैसे सेकंड पीरियड है उसके अंदर हम स्टार्टिंग करें तो वो लिथियम से शुरू होती है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरीके से। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी वैलेंस शेल में ही फील किया जाएगा। वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल में ही, उससे अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है वो फील नहीं किया जाता। एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल चेंजेस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए पीरियड आल्सो चेंजेस। और
केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देखा था कि वैलेंस सेल में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते रहेंगे तो पीरियड में भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होती रहती हैं। एटॉमिक रेडियस है जो हम आगे पढ़ेंगे कि एटॉमिक रेडियस है अलोंग द पीरियड, जब हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं तो डिक्रीज होती हुई चली जाती है। इसका एक्सप्लेनेशन आगे रहेगा। अलोंग ए पीरियड मेटलिक करेक्टर है वो भी डिक्रीज होता रहता है, जबकि नॉन मेटलिक करेक्टर है वो इंक्रीज होता है। अलोंग ए पीरियड द रिड्यूसिंग करेक्टर्स, ये ट्रेंड्स ही हैं सारे जो हम आगे डिस्कस करेंगे। जो रिड्यूसिंग करेक्टर है, रिड्यूसिंग मीन्स रिडक्शन पावर, किसी दूसरे को रिड्यूस करना, और रिडक्शन मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन या हाइड्रोजन की बात नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होता है। इलेक्ट्रॉन जब आप किसी भी एक एटम से दूसरे एटम पे ट्रांसफर करवाते हैं तो जिस इलेक्ट्रॉन को जहां से भेजा गया है, जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग जो ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन जो उसका इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम पे जाता है तो वहां पे उसका वो रिडक्शन करवाता है। तो सोडियम है वो रिडक्शन करवाता है, खुद उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो रिड्यूसिंग करैक्टर्स होता है जो खासकर मेटल्स शो करती हैं, और ये भी जो प्रॉपर्टी वो डिक्रीज होती चली जाती है जब हम अलोंग द पीरियड बात करते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर्स है वो इंक्रीज होता रहता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये एक चीज इंक्रीज है तो दूसरी उस, जब हम कोई भी ट्रेंड पढ़ रहे हैं अलोंग द पीरियड पढ़ रहे हैं तो वो एक दूसरे के अपोजिट ही रहते हैं। एडवांटेज ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल, मॉडर्न पीरियडिक टेबल की क्या कुछ मेन बातें हैं जो हम याद रख सकते हैं। द पोजिशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियडिक टेबल्स आर लिंक्ड विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो ये है जो हम डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी एलिमेंट्स की पोजीशन है जो वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के ये बताएं कि किस ग्रुप में आता है, किस पीरियड में आता है। ईच ग्रुप इज एन इंडिपेंडेंट ग्रुप एंड द आइडिया ऑफ सब ग्रुप्स हैज बीन डिस्कार्डेड, प्रत्येक ग्रुप है वो एक सेपरेट ग्रुप के नाम दिया गया है, यहाँ पे उसका सेपरेट नंबर है, और जो सब ग्रुप्स का आइडिया था वो यहाँ पे बिल्कुल ही हटा दिया गया है, जैसे मेंडली पीरियडिक टेबल में दिया गया था। वन पोजिशन फॉर ऑल द आइसोटोप, आइसोटोप्स का भी कुछ यहाँ पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, क्योंकि आइसोटोप्स के चाहे मास नंबर डिफरेंट क्यों ना हो, एटॉमिक नंबर तो सेम ही है, और एटॉमिक नंबर सेम है तो उसकी पोजिशन सेम ही रहेगी, एक ही जगह पे रखा जाएगा। पोजिशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स जो कि मिसफिट बैठती थी, मिसफिट मीन्स जो मेंडली पीरियडिक टेबल्स में ठीक नहीं बैठती थी उनको भी जस्टिफाइड किया गया, उनको भी ठीक किया गया। अभी डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स ये बताया था कि एस पी एंड डी और एफ लोग हैं जो उनके इस तरीके से पीरियडिक टेबल को डिवाइड किया गया है ताकि उनकी जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स हैं उनको एक ग्रुप में, एक ब्लॉक में रखा जाए, जिसको उनकी प्रॉपर्टीज को समझना काफी हेल्पफुल हो जाता है। इट इज क्वाइट इजी टू रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस, इसको दोबारा से बनाना और याद रखना भी काफी आसान हो जाता है। कुछ ट्रिक्स रहती हैं पूरे पीरियडिक टेबल को याद रखने की, वो हम सेपरेट कभी वीडियो है उसमें हम आपको कंप्लीटली डिस्कस भी करेंगे। अब हम जो रिलेशन है किसका, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स किस तरीके से अरेंज किए जाते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनकी कैसी रहती है, वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेशन खाते हैं कैसे। अब जैसे मॉडर्न पीरियडिक टेबल हमने देखी थी, और उसके अंदर जो हमने एक टेबल यहाँ पे भी डिस्कस की है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी थी एल्कली मेटल्स की, और एल्कली मेटल्स में जिस भी तरीके से ये 111 आया हुआ है, बार बार रिपीटेशन है, एक इलेक्ट्रॉन जो बार बार आता है तो एक ग्रुप नंबर फर्स्ट को शो करता है, तो ग्रुप नंबर फर्स्ट ही है इनका सबका। लेकिन इनका पीरियड नंबर कैसे पता करें, कितनी टुकड़ों में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। जैसे जो लिथियम है, लिथियम को 2 टुकड़ों में डिवाइड किया है, 2 and 1, इसके 3 टुकड़े बनाए हुए हैं। कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो भी सेपरेट सेपरेट इलेक्ट्रॉन्स को रखा गया है डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में। तो जो डिफरेंट डिफरेंट हमने जो ये इनके एक डिवीजन किए हुए हैं, टुकड़े बनाए हुए हैं, ये इसकी सेल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फर्स्ट में 2 सेल्स ही हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे हैं, लिथियम से स्टार्टिंग है, तो ये 2 सेल्स हैं तो सेकंड पीरियड में है, 3 टुकड़े किए हैं तो 3 सेल थर्ड पीरियड में है, उसके बाद फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में और सेवंथ में। तो इस तरीके से यदि एलिमेंट्स के पास लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप में। इसी प्रकार से यदि हम बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी जो फैमिली है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इसमें सभी के पास 2 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, और 2 रिप्रेजेंटेशन करता है इसका
ग्रुप नंबर, और जो नंबर ऑफ डिविजन्स हैं, कितने टुकड़ों में इसको तोड़ा गया है, जो एटॉमिक नंबर है उसको, तो वो उसका पीरियड नंबर शो करते हैं। और इसी तरीके से जो हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जैसे ग्रुप नंबर 13 से बात शुरू होगी, ठीक है, 13 में 3 रहते हैं, 14 ग्रुप्स में 4 रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स पीछे। इसी प्रकार से जो हेलोजन्स हैं, हेलोजन में जैसे हमने 7 देखा था, तो 7 का मतलब ये नहीं कि 7 ग्रुप में आता है, 7 ग्रुप के ये जो ट्रांजिशन सीरीज है 3 to 12 जो ग्रुप हैं, ये सेपरेट पढ़े जाते हैं। इसके अलावा जो मेनली डिस्कस किया जाता है फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद जो यहाँ साइड में होते हैं ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक, उनको एक अलग पढ़ा जाता है। तो जो ये रूल है कि नंबर ऑफ पोजिशन, हम पोजिशन किस तरीके से पता करें किसी भी एलिमेंट का, यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको पता है तो हम उसको सिंपली डिवाइड करके देखेंगे। और लास्ट की सेल में यदि इलेक्ट्रॉन 1 है तो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो सेकंड ग्रुप, 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो 13 ग्रुप होता है, वहां पे 3 ग्रुप नहीं होता, 13 ग्रुप होता है। 4 है तो 14 ग्रुप, 5 है तो 15, 6 है तो 16, 7 है तो 17, और 8 है तो ग्रुप नंबर 18 रहता है। तो इस तरीके से हम ग्रुप नंबर पता कर सकते हैं। और जो जिस तरीके से डिवाइड किए गए इलेक्ट्रॉन्स को लिखने का जो तरीका है, ये इसी बेस पे हम ये देख सकते हैं कि कितने टुकड़ों में हमने एटॉमिक नंबर को तोड़ा है, उसी बेस पे उसका पीरियड नंबर है वो हम डिसाइड करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हम बता सकते हैं कि पोजीशन कहाँ पे एग्जैक्ट फॉलो करता है कोई भी जो हमारा एलिमेंट है वो। तो अब हम जो ट्रेंड्स हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले ट्रेंड हम वैलेंसी में देखेंगे कि वैलेंसी किस तरीके से चेंज होती है अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। तो सबसे पहले वैलेंसी होती क्या है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। कंबाइनिंग मीन्स जब भी कोई एटम किसी भी दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग करता है तो वो कितने बॉन्ड बना सकता है। 1 बॉन्ड बनाता है तो वैलेंसी 1 होती है। 2 बॉन्ड्स यदि वो बना सकता है तो वैलेंसी 2 होती है, उसको बाइवेलेंट बोलते हैं। इसी तरीके से ट्राइवेलेंट, टेट्रावेलेंट। Also defined as the combining capacity of the atom of an element with the atoms of other elements in order to acquire 8 electrons। तो जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट की या एटम की, वो किसके लिए वो शो करता है? 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल करने के लिए, जिसको ऑक्टेट रूल बोलते हैं। और इसी 8 इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, या फिर वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ सकता है ऑक्टेट में बने रहने के लिए, वही उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी वैलेंसी कहलाती है। Related with electron already in its valence cells and the electrons which it actually needs। तो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं कि वैलेंस सेल में, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, या फिर उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन अपनी वैलेंस सेल में कंप्लीट करने के लिए। द एटम्स हैविंग 1, 2, 3 और 4। यदि किसी भी एटम की लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है या 4 है, तो उसकी वही वैलेंसी होती है जिसके उसके, हम बोल सकते हैं कि 4 या 4 से कम यदि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो उसकी वही सेम वैलेंसी मानी जाती है जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और यदि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, 4 से ज़्यादा हैं, जैसे 5 है, 6 है या 7 हैं, तो उस केस में हम जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी रह जाती है ऑक्टेट पूरा होने के लिए, वही उसकी वैलेंसी मानी जाती है। हम बोल सकते हैं कि 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल। 8 में से जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं 4 से ज़्यादा, जैसे 8 में से 5 घटाएंगे तो हम 3 कैलकुलेट करते हैं तो 3 वैलेंसी होगी। 6 है तो उसकी वैलेंसी 2 मानी जाती है। और यदि 8 में से हम 7 माइनस करते हैं तो उसकी वैलेंसी, यदि आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन तो उसकी वैलेंसी 1 मानी जाती है। तो इसको और अच्छे से हम क्लियरली समझते हैं। फर्स्ट जो 20 एलिमेंट्स हैं उनके केस में हम देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, फर्स्ट एटॉमिक नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन 1 है, फर्स्ट सेल में ही 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है, यहाँ पे डुप्लेट रूल रहता है। डुप्लेट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल करने, क्योंकि इसके पास जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 2 ही रहती है, हीलियम। तो हीलियम की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ही जरूरत है, वही तभी जाके स्टेबल हो जाता है, तो इसकी वैलेंसी 1 ही होती है। हीलियम क्या डुप्लेट पहले से ही कंप्लीट है तो इसकी वैलेंसी 0 मानी जाती है, इसको कोई बॉन्डिंग करने की कोई जरूरत नहीं होती, कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 रहती है। लिथियम है, लिथियम केस में हम देख सकते हैं फर्स्ट सेल ही है इसके पास, फर्स्ट सेल है और उसके बाद सेकंड सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोस्ट सेल इसके केस में सेकंड रहेगी। और
जो आउटर मोस्ट सेल है हम देख सकते हैं लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 वैलेंसी है, बेरिलियम में 2 है तो 2 वैलेंसी है, 3 है। उसके बाद 4 तक जैसे कार्बन है इसकी वैलेंसी 4 मानी जाती है, इसलिए इसको टेट्रावैलेंट बोलते हैं या टेट्रावैलेंसी, जो कि 4th चैप्टर जो 10th क्लास में है उसके अंदर भी टेट्रावैलेंट या टेट्रावैलेंसी पूछा जाता है। कार्बन का क्या मतलब होता है कि वो 4 बॉन्ड बनाता है, और इस 4 बॉन्डिंग की वजह से बहुत सारे जो कंपाउंड है वो मिलते हैं कार्बन के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटली कार्बन से डिपेंडेंट होती है, कार्बन पे ही निर्भर है। जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, इनकी वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है 5 6 7 है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी यदि हम 8 में से 5 माइनस करते हैं तो 3 वैलेंसी होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, फ्लोरीन की 1 होती है, और जिसमें जैसे 8 कंप्लीट है नियोन में तो नियोन नोबल गैस होती है, इसकी वैलेंसी 0 मानी जाती है। उसके बाद सोडियम है, तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 और लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है तो वैलेंसी 1। उसके बाद मैग्नीशियम 2, एल्यूमिनियम 3, सिलिकॉन 4। उसके बाद फॉस्फोरस की वैलेंसी 3 रह जाती है, वही जो नाइट्रोजन का हमने देखा था। उसके बाद सल्फर 2 वैलेंसी रहेगी क्योंकि 8 - 6 2। तो जो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जैसे ऊपर हमने सेकंड सेल की बात की थी, यहाँ पे थर्ड सेल, उसके बाद फोर्थ सेल है, तो उसी के बेस पे वैलेंसी हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं यदि वो 4 से कम है, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स की इसको जरूरत है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। और ये ऑक्टेट रूल ही फॉलो किया जाता है एलिमेंट के द्वारा जब भी वो स्टेबल होने की कोशिश करते हैं कंपाउंड बना के, किसी भी दूसरे एटम के साथ या खुद के साथ कंपाउंड बनाते हैं। उसके बाद वेरिएशन ऑफ वैलेंसी, वैलेंसी वेरी कैसे करती है अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। वेरिएशन इन ए ग्रुप, ग्रुप में कैसे चेंज होती है। ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हम पहले भी समझ चुके हैं कि एक ग्रुप में, जैसे हमने फर्स्ट ग्रुप की बात की थी, वहां पे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, तो ये एलिमेंट रहते हैं और उनकी वैलेंसी 1 ही रहती है। तो एक ग्रुप के सभी मेंबर एक ही वैलेंसी शो करते हैं, एक जैसी ही वैलेंसी शो करते हैं। सेकंड ग्रुप की वैलेंसी 2, 13 ग्रुप की 3, 14 की 4, 15 की 5। तो इस तरीके से हमने पीरियडिक टेबल में भी समझा था। दे हैव देयर फॉर द सेम वैलेंसी, इसलिए उनकी वैलेंसी भी सेम होती है क्योंकि सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बोल सकते हैं। वही बात आ गई, फॉर एग्जांपल एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट ग्रुप है वैलेंसी इक्वल टू 1, ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 2 हैव वैलेंसी इक्वल टू 2। वेरिएशन इन ए पीरियड, यदि हम लेफ्ट टू राइट डिस्कस करते हैं तो उसमें क्या रहता है, सिंस द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए पीरियड डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे डू नॉट शो सेम वैलेंसी, यहाँ पे वैलेंसी सेम नहीं रहती है, वो चेंज होती रहेगी। और इन ए पीरियड द एलिमेंट्स हैव डिफरेंट वैलेंसी, और वैलेंसी कैसे डिफरेंट करती है, जैसे हमने सेकंड पीरियड की बात की थी पीरियडिक टेबल में, तो जो सबसे फर्स्ट मेंबर है सेकंड पीरियड का वो लिथियम है, उसके बाद बेरिलियम है, उसके बाद बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो इनकी वैलेंसी कैसे है, जैसे जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता रहता है उसी बेस पे शुरुआत में यदि 4 से कम है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी उतनी ही मानी जाती है, जैसे लिथियम की 1 है, बेरिलियम की 2 है, बोरोन की 3 है, कार्बन की 4 है। उसके बाद घटना शुरू हो जाती है, तो वैलेंसी स्टार्टिंग में बढ़ती है, उसके बाद वो डिक्रीज होती है। इट इंक्रीजेज टू द मिडल ऑफ द पीरियड व्हाइल देन डिक्रीजेज आफ्टर द मिडल ऑफ द पीरियड। तो ऐसे चेंजेस होता है, हम ये नहीं बोल सकते कि इंक्रीज ही होती है, एक टाइम तक इंक्रीज होती है उसके बाद वो डिक्रीज होती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एलिमेंट्स देख सकते हैं, इसमें थर्ड पीरियड की बात की गई है। थर्ड पीरियड का फर्स्ट मेंबर सोडियम है, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये एक थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। लेफ्ट टू राइट यहाँ हम थर्ड पीरियड को देखते हैं तो इस प्रकार के एलिमेंट वहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 तक है। तो वैलेंसी स्टार्टिंग में देख सकते हैं 1 2 3 4 तक बढ़ती है, उसके बाद 3 2 1 0। तो स्टार्टिंग में इंक्रीज होती है, उसके बाद डिक्रीज होती चली जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेंड हम देखेंगे वो है एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज क्या होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन आइसोलेटेड एटम फ्रॉम द आउटरमोस्ट सेल कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक साइज। तो ये वो डिस्टेंस होती है जो सेंटर से आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी और न्यूक्लियस के साथ में क्या डिस्टेंस है, उसी को एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, उसी को एटॉमिक साइज बोलते हैं। ट्रेंड देखते हैं कैसे ये ग्रुप के अंदर चेंज होता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज ऑफ एटॉमिक और एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप्स या डाउनवर्ड्स।
जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रुप में हमने ऊपर से पढ़ना स्टार्ट किया था लिथियम सोडियम पोटासियम, जैसे सबसे पहले हाइड्रोजन भी आता है, लेकिन उसको फर्स्ट या 17 ग्रुप किसी भी मेंबर नहीं समझा जाता है। तो ये डाउनवर्ड किसी भी ग्रुप में हम देखें तो इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज देयर इज ये एक्सप्लेनेशन बड़ा जरूरी हो जाता है जब भी ये पूछा जाता है कि ट्रेंड किस तरीके से फॉलो होता है। तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं। सेल्स क्या होती हैं? वो सर्कुलर ऑर्बिट जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करते रहते हैं। तो वो सेल्स हैं वो इंक्रीज होती रहती हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती रहती है, नंबर ऑफ पीरियड भी बढ़ते रहते हैं। इस वजह से हम स्लाइड से समझेंगे किस तरीके से साइज इंक्रीज होता है। और एग्जाम्पल है द एलिमेंट है, जैसे लिथियम है, इसके पास 2 सेल हैं, 2 1, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कितने भागों में इसको तोड़ा जाता है। और ये 9th क्लास में भी आता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, जैसे जेड मीन्स एटॉमिक नंबर, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। उसके बाद फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड में जो बच गए हैं वो आते रहते हैं, उसके बाद वो 8 तक चलता है, उसके बाद 8 के बाद थर्ड सेल स्टार्ट हो जाती है 1 से। और जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसके पास 3 सेल्स हैं, जैसे 8 तक कंप्लीट होने के बाद उसके बाद 1 से स्टार्टिंग हो जाती है। तो नंबर ऑफ सेल बढ़ते रहते हैं। विद द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन सेल्स द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, जैसे जैसे सेल का नंबर इंक्रीज होता है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको बोला जाता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसके बीच में और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ती रहती है। द एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होती चली जाती है। और ये एटॉमिक साइज इतनी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज हैं आगे जितनी भी हम, बहुत सारे ट्रेंड होते हैं, 10th में तो 2 या 4 ट्रेंड ही हैं, लेकिन 11th 12th में काफ़ी सारे ट्रेंड्स इनके साथ आते जाते हैं। वो सारे ट्रेंड एटॉमिक साइज पे डिपेंड करते हैं। तो ये मेन फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, यदि एटॉमिक साइज समझ में आ जाते हैं कि कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होता है, उस पे ही सारे ट्रेंड्स हैं, सारे जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो फॉलो की जाती हैं। और जैसे इसमें एग्जांपल भी दिया गया एटॉमिक रेडियस, पिकोमीटर में है ये, पिकोमीटर एक स्मॉल यूनिट होती है, पिकोमीटर मीन्स 10⁻⁻12 मीटर। तो लिथियम है 123 पिकोमीटर है, उसके बाद सोडियम है, तो हम देख सकते हैं डाउन द ग्रुप एलिमेंट की बात की गई इसमें, लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम, और एटॉमिक रेडियस 123 है, उसके बाद 157 है, 202 है, 216 है और 235। तो ये इंक्रीमेंट हम आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद पीरियड में कैसे एटॉमिक साइज है वो चेंज होता है। इट डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये जैसे डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है लेकिन यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ मिलेगा। इन ए पीरियड, ये एक्सप्लेनेशन है इसकी कि क्यों डिक्रीज होता है। जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग ग्रेजुअली एडेड, तो इलेक्ट्रॉन्स अब बढ़ते चले जाते हैं लेकिन सेल वही रहती है। यदि हम थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनके पास सेल सेम है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ते रहते हैं। दस नो न्यू सेल इज फॉर्म्ड, और वहाँ पे सेल का कोई नई सेल नहीं आती है, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते रहते हैं। और वही रीजन है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज या फिर हम बोल सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स उनके बीच में बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से जो आउटर मोस्ट सेल है और न्यूक्लियस है वो पास पास आते रहते हैं, और जो हमारा एटम है, एटॉमिक साइज है वो सिकुड़ता रहता है, और इसी की वजह से डिक्रीज एक उसमें देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल है द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम बेरिलियम की दी गई है यहाँ पे। लिथियम की हमने पहले भी देखी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1 है, लेकिन बेरिलियम में 2 2 है। और इसी तरीके से आगे यदि हम बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इनकी बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सेल सेम रहती हैं, सेल 2 ही रहेंगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे यहाँ पे 1 था लिथियम, उसके बाद सेकंड सेल में 2 है, फिर उसके बाद थर्ड है, इस तरीके से बढ़ते रहते हैं। सिंस द न्यूक्लियर चार्ज मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेज फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, एंड इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पॉजिटिव और नेगेटिव, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, तो वो बढ़ता रहता है, और जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होती चली जाती है लेफ्ट टू राइट। और इसमें हम रियल एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसमें एटॉमिक साइज है लिथियम का हमने देखा पहले भी 123 होता है, उसके बाद 90 है, 80 है, 77, 75, 74, 72। तो देख सकते हैं कि पिकोमीटर में जो एटॉमिक रेडियस है वो किस तरीके से डिक्रीज होती जा रही है जब हम लेफ्ट टू राइट किसी भी पीरियड की बात करते हैं। उसके बाद ये साइज
को हम पिक्टोरियली भी समझ सकते हैं। जैसे यदि हम एक ग्रुप की बात करते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, तो साइज है वो देख सकते हैं, स्पेरिकल शेप कैसे इंक्रीज होती जा रही है। और यदि अलोंग द पीरियड बात करते हैं तो साइज इस तरीके से भी हम देख सकते हैं कि इस तरीके से वो डिक्रीज होता गया है। और इनका हम मेन एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं कि डाउन द ग्रुप सेल का नंबर इंक्रीज होता है, लेकिन अलोंग द पीरियड सेल सेम रहती है, लेकिन वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ते चले जाते हैं, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है या न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है। और सेल या फिर जो जो लास्ट सेल है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक आती रहती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं वो है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। मेटल्स आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड एज वेल एज इन द सेंटर ऑफ द पीरियडिक टेबल। यदि हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें जो 118 एलिमेंट्स हैं पीरियडिक टेबल में, उनमें से मैक्सिमम मेटल्स हैं, और इसलिए ज़्यादातर जगह है जो पीरियडिक टेबल में वो मेटल्स ने ही घेरी हुई है। मेटल्स लेफ्ट हैंड साइड में और सेंटर में पाई जाती है। ये 1 मार्क में पूछ लिया जाता है कि मेटल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जबकि नॉन मेटल्स हैं वो राइट हैंड साइड में ही रहती हैं। नॉन मेटल्स आर लोकेटेड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियडिक टेबल। मेटलोइड कंस्टिट्यूट सम border lines elements and are shown by zigzag lines। जो मेटलोइड हैं वो एक बीचों बीच एक जिगजैग लाइन प्रेजेंट होती है, वहां पे प्रेजेंट होती हैं, और कुछ 5 to 6 ही मेटलोइड है। मेटलोइड क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। और जो एलोय क्या होते हैं? एलोय एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, 2 मेटल्स और 1 मेटल विद नॉन मेटल्स। तो मेटलोइड और एलोइज में कई बार कन्फ्यूजन रहता है। जो मेटलोइड है वो मेटल और नॉन मेटल दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं, और वो सेंटर में तो नहीं बोलेंगे हम, जो राइट हैंड साइड से प्रेजेंट होते हैं, और कुछ ही हैं मेटलोइड। हम पीरियडिक टेबल में भी देखेंगे, एक बार आइडिया लेंगे इसका। तो मेटेलिक करैक्टर कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होता है? ड्यू टू दियर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी। जब भी कोई एलिमेंट मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है तो ये देखा जाता है कि वो कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर सकता है। जैसे सोडियम है, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी बोला जाता है। बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स मेटल एटम्स चेंज टू पॉजिटिव आयंस कैटायंस जिसको बोलते हैं। इसलिए मेटल्स होती हैं जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की होती हैं, मतलब उनके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद। और जो एलिमेंट जितना आसानी से, जो वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ देता है, उतना ही आसानी से वो मेटेलिक करैक्टर शो करता है, और सबसे ज्यादा मेटेलिक करैक्टर शो करेगा। ट्रेंड्स हम कैसे समझ सकते हैं? जो डाउन द ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ना किसी भी एलिमेंट के लिए वो आसान होता चला जाता है, क्योंकि उसका एटॉमिक साइज है वो बढ़ता रहता है। और एटॉमिक साइज का यदि हम देखें मेटेलिक करैक्टर के साथ एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिहेवियर है। कैसे? यदि एटॉमिक साइज बढ़ता है तो वैलेंस सेल और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका कम हो जाता है, इसलिए बाहर इलेक्ट्रॉन आसानी से वो छोड़ के अपने एटम को छोड़ के चला जाता है, जिसकी वजह से उसका मेटेलिक करैक्टर हम बोल सकते हैं ज़्यादा मिलेगा। लेकिन यदि अलोंग द पीरियड बात की जाए, हमने देखा था कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है वैलेंस सेल और न्यूक्लियस के बीच में, इसकी वजह से उसको इलेक्ट्रॉन छोड़ना, जो रिलीजिंग टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी, वो घटती रहती है, और ये एटॉमिक साइज पे ही टोटली डिपेंडेंट करती है। जो नॉन मेटेलिक करैक्टर है, ड्यू टू दियर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, ये इसका उल्टा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे शो की जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं जो नॉन मेटल्स हैं, और वो इलेक्ट्रॉन कितना आसानी से एक्सेप्ट कर सकती हैं। और किसी भी एटम के लिए यदि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है तो उसका साइज छोटा होना चाहिए होता है। जितना छोटा साइज रहेगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस सेल और न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा रहेगा, और उतना ही वो इलेक्ट्रॉन बाहर से आसानी से एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे एटॉमिक साइज जितना छोटा रहता है नॉन मेटल के केस में, उतना ही उसका नॉन मेटलिक करैक्टर ज़्यादा रहेगा। और इसका ट्रेंड्स क्या रहेगा? डाउन द ग्रुप हमने देखा है एटॉमिक साइज बढ़ता है तो नॉन मेटलिक करैक्टर घटता है। मेटलिक करैक्टर का उल्टा है, द नॉन मेटलिक करैक्टर डिक्रीजेज बिकॉज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। क्योंकि साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन लेना उस एटम के लिए, एलिमेंट के लिए उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता चला जाता है, इसलिए नॉन मेटलिक करैक्टर कम शो किया जाता है। लेकिन हमने ये देखा था कि अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज घटता हुआ चला जाता है, इसके लिए उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता रहता है, और वैलेंस सेल्स के साथ जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो बाहर से आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो भी
आसानी से एक्सेप्ट किया जाता है। तो हम पीरियोडिक टेबल से समझते हैं जैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलॉइड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उनका हम आइडिया लेते हैं। जैसे अभी डिस्कस किया था हमने, जो हाइड्रोजन को छोड़ के जो लेफ्ट हैंड साइड का जो पोर्शन है और जो मिडल का पोर्शन है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जो, और कुछ यहाँ पे भी जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के भी कुछ मेंबर्स हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, गैलियम है और इंडियम है। तो ये जो भी यहाँ पे ये येलो कलरेशन जो शो की गई है, और जो नीचे के जो एक्टिनोड और लेंथेनोड्स हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिसको बोला जाता है, ये सभी मेटल्स में आती हैं। तो हम देख सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल का कितना हिस्सा एक जो मेटल्स ने घेरा हुआ है, तो मेटल्स ही ज़्यादा हैं टोटल एलिमेंट्स में, जबकि नॉन मेटल्स कितनी हैं हम देख सकते हैं। जो ये ब्लू कलर का पोर्शन है, जो ये 5 एलिमेंट्स हैं, उसके बाद जो पर्पल है, ये हेलोजन फैमिली है, ये भी नॉन मेटल्स हैं। नोबल गैसेज भी नॉन मेटल्स में आती हैं, और जो हाइड्रोजन है ये भी नॉन मेटल्स में ही है। तो ये ही केवल नॉन मेटल्स हैं, और मेटल्स के कंपैरिजन में नॉन मेटल बहुत कम है। और जो ग्रीन कलर का पोर्शन है, जैसे बोरोन है, सिलिकॉन है, गैलियम है, ये मेटलॉइड है। मेटलॉइड क्या है, एक बॉर्डर लाइन है। इससे हम बोल सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड है इसमें केवल मेटल्स हैं, उसके राइट साइड में नॉन मेटल्स हैं। और इस इनके पास जो भी ये कलरेशन है, यहाँ से हम काउंटिंग कर सकते हैं, टोटल 7 हैं जो मेटलॉइड हैं, और बाकी कुछ ही नॉन मेटल्स हैं, मैक्सिमम ज़्यादा हम देख सकते हैं वो मेटल्स हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिफाइंड एज द रिलेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी ऑफ इट्स एटम्स फॉर ए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इन ए कोवलेंट बॉन्ड। तो जो कोवलेंट बॉन्ड होती हैं, जैसे हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में भी डिस्कस करते हैं उनके बारे में, कि जो बॉन्ड है, कार्बन ज़्यादातर दूसरे एलिमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन, ये कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है। मेनली 3 टाइप्स बॉन्ड पढ़े जाते हैं। जैसे कोवलेंट बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं, 2 एटम्स के बीच में शेयरिंग होती है। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन एक एटम देता है, शेयरिंग दोनों के साथ में होती है। और जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, मेनली यदि एटम्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स एक टाइप का लालच, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का जो लालच है, यदि किसी इलेक्ट्रॉन एटम के पास ज्यादा है तो वो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है, जिसकी वजह से बॉन्ड है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। और मेनली जिसके पास ज्यादा लालच होता है, जिसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, वो क्या करता है, शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ रखता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर थोड़ा डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और दूसरे एलिमेंट के ऊपर, दूसरे एटम के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। आयनिक करैक्टर वहां पे थोड़ा सा देखने को मिलता है, पार्शियल आयनिक करैक्टर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल इन हाइड्रोजन क्लोराइड, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड के बीच में जो बॉन्ड है, जो एच और सी एल के बीच में जो 2 डॉट है, ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को दिखाए गए हैं। और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन में हम देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्लोरीन के पास ज्यादा है, हाइड्रोजन के बीच में ज्यादा गैप है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन अपनी तरफ ज्यादा खींचता है, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। क्लोरीन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन सिंस इट हैज ग्रेटर अट्रैक्शन, क्योंकि इसके जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं ना, वो ज्यादा अपनी तरफ इन ये अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा की वजह से। ट्रेंड्स कैसे फॉलो होता है, ये भी एटॉमिक साइज पे डिपेंड करता है। जितना छोटा साइज होता है किसी भी एटम का, उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। और हमने पढ़ा था कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, और पीरियड में एटॉमिक साइज घटता रहता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती रहती है। तो जो भी हमने प्रॉपर्टीज देखी हैं, उनके जो ट्रेंड्स हैं वो किस तरीके से फॉलो होते हैं। जैसे हमने एटॉमिक साइज देखा था, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, लेकिन अब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो अपोजिट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। मेटलिक करैक्टर हमने पढ़ा था, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है और अलोंग द पीरियड डिक्रीज होता है मेटलिक करैक्टर। और इसका मीन्स क्या है कि मेटलिक करैक्टर यदि हम राइट टू लेफ्ट की साइड बात करते हैं तो वो क्या रहता है, इंक्रीज होता है। थोड़ा सा यहाँ पे एक समझने में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि एरोज हैं ये हमेशा इंक्रीमेंट को ही दिखाते हैं। तो मेटलिक करैक्टर हमने पढ़ा था कि अलोंग द पीरियड डिक्रीज होता है, लेकिन एरो उल्टी साइड से बने हुए हैं, जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि मेटलिक करैक्टर राइट टू लेफ्ट हमेशा इंक्रीज होता है, या फिर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। जबकि नॉन मेटलिक करैक्टर है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता हुआ चला जाता है। जो एरोज का हेड है वो इंक्रीमेंट को शो करता है,
जबकि जो उसकी टेल है वो एक स्मॉलेस्ट वैल्यू को शो करती है। इसके अलावा जो एटॉमिक रेडियस है वो हम देख सकते हैं, एरोज का ये हायर वैल्यू है और यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज हम अलोंग द पीरियड डिक्रीज बोल सकते हैं, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी होती है या फिर नॉन मेटेलिक करैक्टर है वो भी अलोंग द पीरियड इंक्रीज होता चला जाता है, क्योंकि वहां पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती चली जाती है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी और एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी होती है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स छोड़ने की, जैसे मेटेलिक करैक्टर हमने पढ़ा था, और इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसीज पे डिपेंड करती हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन छोड़ा जाता है, जैसे मेटेलिक करैक्टर यदि बढ़ता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है। इतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया जाता है। ये हायर क्लासेज का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आयनाइजेशन एंथैल्पी वो आपके लेवल का नहीं है, ठीक है। 10th क्लास में केवल इतना ही रहता है कि मेटेलिक साइज कैसे इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरीके से फॉलो होती है। फिर भी मेटेलिक करैक्टर यदि बढ़ता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी घटती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नॉन मेटेलिक करैक्टर के साथ रहती है। यदि नॉन मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव होती हैं। ये 1 मार्क में हम याद रख सकते हैं यदि पूछा जाए तो, ऐसे आउट ऑफ सिलेबस ही रहता है 10th क्लास के हिसाब से। तो ये हम ट्रेंड से एक ओवरव्यू यहाँ से समझ सकते हैं। ये जो नीचे बॉक्स दिए गए हैं पीरियडिक टेबल को शो करते हैं, और इसमें जो ग्रे कलर का पोर्शन है मेटल्स हैं, येलो में सेमी मेटल्स या मेटलॉइड भी बोला जाता है, और नॉन मेटल्स यहाँ पे केवल ब्लू कलर से रिप्रेजेंट की गई। उसके बाद कुछ क्वेश्चन बैंक मीन्स कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने अब तक पढ़ चुके हैं। यहीं से क्वेश्चन आपके 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क्स में पढ़ने को मिल सकते हैं। यहाँ से आप इनका ओवरव्यू ले सकते हो। जैसे रोबनेट ट्राइड एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं, लिमिटेशन पढ़ी है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ओक्टेव्स भी पढ़ा है, लिमिटेशन देखी है, मेंडलीव पीरियडिक टेबल लॉ भी पढ़ा था, उसकी क्लासिफिकेशन की क्या बेसिस थे, सिग्निफिकेंस क्या थी। तो जितने भी हमने सेपरेट सेपरेट स्लाइड डिस्कस किए हैं, जितनी हेडिंग्स थे, हर एक हेडिंग इंपॉर्टेंट है और हर एक हेडिंग से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं।